5 राज्यों का चुनाव, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में गए और उन 3 प्रदेशों में से 2 ऐसे जो कांग्रेस के सबसे मजबूत पक्षों में से एक माने जाते थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ये दोनों राज्य कांग्रेस से छीनकर खुद पूर्ण बहुमत में आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से लगभग सबके जहन में यह सवाल है कि इन 5 राज्यों में असल आंकड़े आखिर हैं क्या और कैसे इतना बड़ा उलटफेर संभव हुआ। सबसे ज्यादा खोजबीन और चर्चा भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की ही हो रही है। तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत को लेकर उठ रहे सवालों का विस्तृत जवाब है। बीजेपी की 15 साल की सत्ता को उखाड़कर फेंकने वाले भूपेश बघेल आखिर कैसे एक ही टर्म में खुद सत्ता से बाहर हो गए। भूपेश बघेल 2018 में कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थे। लगातार 15 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी को भूपेश बघेल ने बाहर का रास्ता दिखाया था। 2018 में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर बीजेपी को एकदम बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 साल बाद बीजेपी फिर से कांग्रेस से छत्तीसगढ़ छीन लेती है और 90 में से 54 सीट जीतकर वापस सत्ता में आ जाती है। इन सवालों के जवाब के लिए कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सहित भूपेश बघेल पर कुछ ऐसे स्कैम्स और करप्शन चार्जेस हैं जिनको बीजेपी ने खुलकर भुनाया। बीजेपी ने जनता के सामने उन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जिसके जरिए कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जा सकता था। छत्तीसगढ़ में उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार का नाम शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ फंड घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाला जैसे और भी कई बड़े बड़े स्कैम्स को लेकर लगातार चर्चा में रहा। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने जनता के बीच खुलकर प्रमोट किया। घोटालों में नाम आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर जाने लगी थी। पर शायद जितनी चर्चा इन सारे घोटालों की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा भूपेश बघेल के महादेव बुक के प्रमोटर्स में नाम आने पर होने लगी। प्रवर्तन निदेशालय ने भूपेश बघेल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें कई बार महादेव बुक से जुड़े हुए लोगों से पैसे मिले हैं। ये आंकड़ा करीब 508 करोड़ रुपए के आसपास था। बीजेपी ने महादेव बुक के मुद्दे को चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया। इन सब के बाद भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस हाईकमान तक सबने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाया। 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले ही दिन करीब 2 दर्जन आदिवासी दलित युवकों ने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों पर कार्यवाही को लेकर था। प्रोटेस्ट के बाद 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद सत्र से विपक्षी विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया। दलित आदिवासी युवाओं का इस प्रदर्शन को लेकर कहना था कि 250 से ज्यादा लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अनुचित लाभ उठाया है और सरकारी नौकरियां भी ली हैं। उनका कहना था कि हमने पहले आमरण अनशन भी किया था, पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में थी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुलकर इसका फायदा उठाया और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी को इस मुद्दे का भरपूर फायदा हुआ। भाजपा ने इस बात का अंदाजा तो लगा लिया था कि अगर उसे छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करनी है तो उसे किसानों और महिलाओं को अपने पाले में लाना होगा। खास तौर पर ग्रामीणों पर दांव खेलना पड़ेगा। बीजेपी ने ग्रामीण मतदाताओं के मूड को भांपते हुए धान के लिए उच्च एमएसपी का वादा किया। बकाया राशि पर बोनस की भी घोषणा की। महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष 12,000 रुपए भुगतान करने की योजना की घोषणा की। साथ ही विवाहित महिलाओं के लिए इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस योजना के लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए गए। जब कांग्रेस को भाजपा की घोषणाओं की प्रभावशीलता का एहसास हुआ तो उसने तुरंत धान के लिए उच्च खरीद मूल्य, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए देने की योजना की घोषणा की। पर तब तक शायद आम जनता को यह समझ आ गया था कि कांग्रेस की ये घोषणाएं बीजेपी के काउंटर में आई हैं, जिसका रिजल्ट आपको पता ही है। जनता ने कांग्रेस की घोषणाओं को सिरे से नकार दिया। बीजेपी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाकर प्रदेश में उनके चेहरे को हिंदुत्व का मुद्दा बनाया और इसका असर रिजल्ट्स में दिखा भी। ये वही ईश्वर साहू हैं जिनके बेटे की मौत एक हिंसा के दौरान हुई थी।
बीजेपी ने उस वक्त सहायता के तौर पर साहू को 11 लाख रुपए भी दिए थे। ईश्वर साहू चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को 5196 वोटों के अंतर से हराकर विधायक बने। चुनाव लड़ने से पहले तक ईश्वर साहू का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जीवन यापन के लिए साहू नागपुर में सब्जी बेचने और रिक्शा चलाने का काम करते थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से 29 अनुसूचित जनजाति के लिए और 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने इस बार बस्तर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सरगुजा में भी जीत हासिल की। इससे पता चलता है कि आदिवासियों को लुभाने की उनकी रणनीति 2 मोर्चों पर सफल रही है। सबसे पहले यह भाजपा शासन के तहत आदिवासियों को बेहतर सुरक्षा और समर्थन के लिए मनाने में सक्षम था, और दूसरा यह आदिवासी क्षेत्र में समुदाय का ध्रुवीकरण करने में सफल रही। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव से ठीक पहले हरकत में आ गया। प्रधानमंत्री ने कम से कम 8 बार राज्य का दौरा किया, ज्यादातर रैलियों को और विशाल सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के कई बड़े मुख्यमंत्रियों ने हफ्तों तक राज्य में डेरा डाला। भाजपा आश्चर्यजनक रूप से राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं को पार्टी मंच पर वापस लेकर आई, और यह रणनीति कारगर भी साबित हुई। जैसा कि हमेशा भाजपा कट्टर हिंदुत्व अभियान पर ज्यादा भरोसा जताती है, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार की कमजोर कड़ियों को जोड़कर खुद को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की, और इसमें कामयाब भी हुई। ये छत्तीसगढ़ पर एक संपूर्ण विश्लेषण था। शायद कुछ लोग मुझसे अलग राय रख सकते हैं, पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा।